मैं शमशेर खान, सहाचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आज है प्रमेय सदिशों के एक घातय स्वतंत्र समुच्चय का प्रत्येक उपसमुच्चय, प्रत्येक अरिक्त उपसमुच्चय भी एक घातय स्वतंत्र होता है। सदिशों के एक घातय स्वतंत्र समुच्चय का प्रत्येक अरिक्त उपसमुच्चय भी एक घातय स्वतंत्र होता है। तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले अपन मान लेते हैं एक समुच्चय, माना S इज इक्वल टू V1 V2 V3 डैश 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 Vn सदिश समष्टि Vf के सदिशों का एक घातय स्वतंत्र समुच्चय है। अब देखो, आप अगर ये इतना भी लिख दो ना तो ये काम चल जाता है। माना S इज इक्वल टू V1 V2 डैश 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 Vn ये सदिश समष्टि के सदिशों की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख दो। माना S इज इक्वल टू V1 V2 डैश 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 Vn सदिशों का एक घातय स्वतंत्र समुच्चय है या एक घातय स्वतंत्र समुच्चय है। बस इतना। ये जो सदिश समष्टि, यहाँ से सदिश समष्टि Vf के सदिशों का मैंने अंडरलाइन किया है। ये लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। ये बता रहा है कि जो S में जो सदिश है V1 V2 डैश 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 Vn, ये Vf के सदिशों में से है। जो सदिश समष्टि है उसके सदिशों में से सदिश है, और मतलब Vf के कुछ सदिशों का समुच्चय है S। और इसको अपन ने क्या ले लिया, एक घातय स्वतंत्र समुच्चय। तब क्षेत्र F में ऐसे अवयव अगर स्वतंत्र एक घातय स्वतंत्र है तो क्षेत्र F में ऐसे अवयव A1 A2 डैश 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 An विद्यमान हो कि α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस α3 V3 प्लस डैश 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 αn Vn इज इक्वल टू 0। तो मतलब एक घातय स्वतंत्र है और ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन शून्य के बराबर है, तो α1 α2 αn सारे क्या होंगे, शून्य होंगे। यदि S एक घातय स्वतंत्र है और इन इसके जो सदिश है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन शून्य के बराबर है, एक घात संचय शून्य के बराबर है, तो इसमें जो V1 V2 V3 V4 डैश 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 Vn के जो गुणांक है वो क्या होंगे, शून्य होंगे। जो अचर गुणांक है वो क्या होंगे, शून्य होंगे। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ जो है उससे अपन लिख देते हैं। अपन ने ले लिया S एक घातय स्वतंत्र है, तो α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस α3 V3 प्लस डैश 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 αn Vn शून्य है, तो α1 α2 डैश 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 αn इज इक्वल टू होगा 0। अब अपने को प्रूव क्या करना है कि S का कोई अरिक्त उपसमुच्चय है वो भी एक घातय स्वतंत्र होगा। तो इसके लिए अपन क्या लेते हैं, S का एक अरिक्त उपसमुच्चय S1 ले लेते हैं। S का एक अरिक्त उपसमुच्चय S1 ले लेते हैं। S1 इज इक्वल टू V1 V2 डैश 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 Vm। S1 जो लेते हैं उसमें सदिश क्या होंगे, V1 V2 डैश डैश Vm। तो और Vm मतलब S1 में अवयव ले लिया अपने V1 V2 डैश 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 Vm, और M क्या है, n से छोटा या बराबर और 1 से बड़ा या बराबर। क्यों भाई, क्योंकि S1 S का अरिक्त उपसमुच्चय है। S1 S का एक अरिक्त उपसमुच्चय है, तो S1 में S के ही कोई अवयव होंगे, और ये कब होंगे, जब m n से छोटा या बराबर हो और 1 से बड़ा या बराबर हो। मैंने साइड में लिख दिया, जहाँ m इज लेस देन इक्वल टू n और m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो अपन ने मान लिया कि S1 S का एक अरिक्त उपसमुच्चय है, और अपने को प्रूव क्या करना है,
S1 को एक घातीय स्वतंत्र, तो अपन S का एक अरिक्त उपसमुच्चय ले लेते हैं और साथ में V1 α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस डैश 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 αm Vm इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, दो चीज़ मान लेते हैं। तो अपन ने लिख दिया, माना S का एक अरिक्त उपसमुच्चय S1 इज इक्वल टू V1 V2 डैश 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 Vm है, जहाँ m इज लेस देन इक्वल टू 1 n और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तथा α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस डैश 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 αm Vm इज इक्वल टू 0। इसे नंबर 1 दे देते हैं। अब अपना S1 को एक घातीय स्वतंत्र प्रूव करना है, तो कब स्वतंत्र होगा? यदि अपन ये प्रूव कर दें कि α1 α2 डैश 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 αm α1 α2 डैश 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 αm इज इक्वल टू 0। ये अपना अगला टारगेट है, किसको? S1 को एक घातीय स्वतंत्र प्रूव करने के लिए। तो अपन जो एक नंबर है इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस डैश 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 αm Vm प्लस 0 इंटू Vm प्लस 1 प्लस डैश 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 प्लस 0 इंटू Vn इज इक्वल टू 0। भाई इसमें जो जोड़ा है उनको सबको 0 से गुणा कर दिया तो इक्वल टू 0 ही रहेगा। इसे समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब चूंकि V1 V2 डैश 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 Vn एक घातीय स्वतंत्र है, ये अपने को पता है, इसलिए 2 में प्रत्येक अदिश गुणांक 0 होना चाहिए। भाई ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया ना, V1 से लेके Vn तक का ये नंबर 2 जो समीकरण है वो क्या है? V1 से लेके Vn अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन है और 0 के बराबर है। और अपन कह रहे हैं कि V1 V2 डैश 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 Vn सभी एक घातीय स्वतंत्र है। इसका मतलब इस लीनियर कॉम्बिनेशन में जो भी अदिश गुणांक है सदिश का जो अदिश गुणांक है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब α1 α2 डैश 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 αm इज इक्वल टू 0, और ये होता है तो अपन लिख सकते हैं अतः उपसमुच्चय S1 एक घातीय स्वतंत्र है। ये अपना प्रमेय सिद्ध। अगला प्रमेय है, यदि Vf एक सदिश समष्टि है तथा S इज इक्वल टू V1 V2 डैश 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 Vn परिमित शून्यतर सदिशों का एक उपसमुच्चय है, तो S एक घातीय परतंत्र होगा यदि और केवल यदि S के कुछ अवयवों को शेष बचे हुए अवयवों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सके। एक बार और पढ़ देता हूँ। यदि Vf एक सदिश समष्टि है तथा S इज इक्वल टू V1 V2 डैश 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 Vn परिमित शून्यतर सदिशों का एक उपसमुच्चय है, तो S एक घातीय परतंत्र होगा यदि और केवल यदि S के कुछ अवयवों को शेष बचे हुए अवयवों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सके। ठीक है। अब देखो, एक पिछली क्लास में अपन ने इसी में मिलती जुलती एक थ्योरम प्रूव की थी। वो क्या थी कि S एक घातीय परतंत्र होगा यदि Vn अपने पूर्ववर्ती सभी अवयवों का एक घात संचय के रूप में हो। मतलब S के का कोई एक अवयव अपने पूर्ववर्ती सदिशों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सके, तो S एक घातीय परतंत्र होता है। इस थ्योरम में ये कह रहा है कि S का कोई एक अवयव शेष बचे हुए अवयवों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सके, तो S क्या होगा? एक घात परतंत्र होगा। ठीक है। अब यहाँ ये थ्योरम है यदि और केवल यदि की। ये थ्योरम किसकी है? यदि और केवल यदि के रूप में है। अर्थात एक चीज़ मानो दूसरी प्रूव करो, दूसरी को मानो पहली प्रूव करो। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि S इज इक्वल टू V1 V2 डैश 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 Vn एक घातीय परतंत्र है। ठीक है। तब ये अपने मान लिया और ये परतंत्र है, तो α1 α2 डैश 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 αn बिलोंग्स टू F सभी शून्य नहीं, कोष्टक में लिखा है मैंने, ऐसे विद्यमान होंगे। मतलब ये सारे के सारे शून्य नहीं है
ऐसे विद्यमान होंगे कि अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस डैश 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 अल्फा n vn इज इक्वल टू अपन समेशन के रूप में लिख देते हैं i इज इक्वल टू 1 to n अल्फा i vi इक्वल टू 0। मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n सभी जीरो नहीं है, फिर भी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है। कब होगा ये, कब संभव है? जब s एक घातीय परतंत्र है। ठीक है, अब चूंकि s एक घातीय परतंत्र है, इसलिए ये जो अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक जो अचर है उनमें से कोई एक अशून्य है, कम से कम एक, तो वो मान लेते हैं अल्फा i। तो कम से कम एक अल्फा i शून्य नहीं है, माना अल्फा i और कोष्टक में मैंने लिखा है i इजकल टू 1 to n, मतलब इनमें से मतलब कोई एक, कम से कम एक, तो अपन मान लेते हैं वो कम से कम एक जो है अशून्य है, वो अल्फा k को अपन ने मान लिया, माना अल्फा k इज नॉट इक्वल टू 0। तब सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n अल्फा i vi इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to k माइनस 1 to k माइनस 1 अल्फा i vi प्लस अल्फा k v k, इसको अलग लिख लेते हैं, प्लस सिग्मा i इजकल टू k प्लस 1 to n अल्फा i vi, मतलब जो ये है ना सिग्मा i इजकल टू 1 to n अल्फा i vi को अपन ने 3 भागों में तोड़ दिया और ये शून्य के बराबर अपन ने ले रखा है, इक्वल टू क्या होगा? शून्य। या अपन लिख देते हैं v k, ये जो अल्फा k है उसको पक्षांतरित करके फिर अल्फा k का थ्रू आउट भाग दे देते हैं, तो अपन लिख देते हैं v k इजकल टू माइनस v k इज इक्वल टू माइनस i इजकल टू 1 to k माइनस 1 अल्फा i अपॉन अल्फा k vi प्लस i इज इक्वल टू k प्लस 1 to n अल्फा i अपॉन अल्फा k vi, और इसे नए रूप में भी लिख सकते हैं v k इज इक्वल टू माइनस i इज इक्वल टू 1 to n, और नीचे लिख दिया मैंने i इज नॉट इक्वल टू k, मतलब i इज इक्वल टू k को छोड़ के ये सारा लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो i इज इक्वल टू 1 i इज नॉट इक्वल टू k 2 n अल्फा i अपॉन अल्फा k vi। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि v k क्या है? शेष बचे हुए सारे जो सदिश है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, जो कि v k को s के शेष सदिशों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त करता है। एक चीज़ प्रूव कर दी, इसका विलोम पार्ट विलोमतः। अब अपन मान लेते हैं कि s का कोई एक अवयव है, वो शेष बचे हुए सारे अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। s क्या है? s का कोई अवयव है vj, ऐसा अवयव है, तो अपन ने लिखा है माना vj बिलोंग्स टू s ऐसा सदिश है कि इसे s के शेष सदिशों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात vj इज इक्वल टू अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस डैश 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 अल्फा j माइनस 1 vj माइनस 1 प्लस अल्फा j प्लस 1 vj प्लस 1 प्लस डैश 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 अल्फा n vn, जहाँ अल्फा 1 अल्फा 2 डैश 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 अल्फा j माइनस 1 अल्फा j प्लस 1 डैश 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 अल्फा n बिलोंग्स टू f। देन अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा j माइनस 1 अल्फा j vj माइनस 1 प्लस माइनस 1 इंटू vj प्लस अल्फा j प्लस 1 vj प्लस 1 प्लस डैश 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 प्लस अल्फा n vn इज इक्वल टू 0। अपन ने पक्षांतरित कर दिया, तो इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं 0। अतः उपरोक्त में कम से कम एक गुणांक -1 इज नॉट इक्वल टू 0, जिससे v1 v2 डैश 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 vn एक घातीय परतंत्र है, फलतः s एक घातीय परतंत्र है। तो एक घात स्वतंत्र एक घात परतंत्र लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब एक घात संचय, यह आपको क्लियर समझ में अगर आ गए हों तो ये आराम से अपन प्रूव कर सकते हैं। एक घात स्वतंत्र प्रूव करना है जब, तो अपने को ये दिखाना है कि सारे के सारे जो अचर गुणांक है वो v1 v2 vn के सारे जो अचर गुणांक है वो शून्य है, तभी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन शून्य है, और साथ में ये सारे के सारे अचर शून्य है, तो ये एक घात है स्वतंत्र है। इन अचर में से कोई एक
अशून्य है, फिर भी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन शून्य हो रहा है, तो अपन कहेंगे कि ये एक घात परतंत्र है। धन्यवाद।